गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो लेसन अभी चल रहा है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इसमें हमने पढ़ा है कि भाई जोतदारों की जो शक्ति का उदय है, इसके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि ये जोतदार जो लोग थे इनकी शक्ति का उदय किस प्रकार हुआ या ये सबसे ज्यादा ताकतवर किस प्रकार से बने। वो हमने पढ़ा था कि भाई जो जमींदार जो थे पहले, वो जो उनकी राजस्व की जो राशि थी, ये निश्चित समय तक जो उनको रेवेन्यू जमा कराना होता था, जो राजस्व उनको जमा कराना होता था, उसका भुगतान करने में वो असमर्थ हो गए थे। तो असमर्थ होने से क्या हुआ कि जो क्या कारण थे, सबसे पहले तो भाई असमर्थ क्यों हुए, वो राजस्व क्यों नहीं चुका पाए। तो एक तो जो उनका रेवेन्यू था, जो टैक्स था, जो राजस्व जो था उसकी ऊंची दर थी, ठीक है। दूसरा मंदी का ऊंचा राजस्व था, यानी मंदी जो उस समय में जो आर्थिक जो फायदा हो नहीं रहा था, जो कृषि पैदावार जो कृषि उपज है वो बहुत कम थी और टैक्स उनको ज्यादा देना होता था, ये एक कारण था। फिर था इसका तीसरा सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि के अंदर ये है कि भाई जो उनकी एक निश्चित समय तक उनको राजस्व देना होता था और फिर वो बोल आते थे कि भाई आपको फलां डेट तक आपको ये टैक्स जमा कराना ही है। इसके बाद जमींदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था, फिर ग्राम मुखियाओं को व्यवहार। इस कारण क्या था, जो जोतदार की जो शक्ति थी उनका उदय हो गया। जो जमींदार है वो समय पे टैक्स नहीं दे पाता था, उनकी जमीनें ये हड़प लेते थे, पहले से इनके पास बहुत सारी जमीनें थी। तो इसमें जो बड़ी ये विशाल जमीनों के मालिक थे और व्यापार व साहूकारी पर इनका नियंत्रण था, ग्रामवासियों का सीधा संपर्क था और राजस्व को ये कई बार जानबूझ करके ये लेट करा देते थे और नीलाम जमीन की खरीद होती थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे। तो इसमें जो चौथा पॉइंट हमारा, ये चौथा और पांचवा पॉइंट हमने नहीं पढ़ा था। तो राजस्व भुगतान में जानबूझकर विलंब, यानी जो ये जोतदार होते थे ये एक चाल चलते थे। इसमें क्या है, जोतदारों का यह उद्देश्य रहता था कि जमींदार समय पर भू राजस्व जमा न करवा पाए। वे जानबूझकर गांव में ऐसा माहौल तैयार करवाते थे कि जमींदार के अधिकारी अमला गांव से लगान एकत्रित न कर पाए। कई बार तो प्राकृतिक विनाश से फसल बर्बाद हो जाने के कारण यह स्थिति स्वयं उत्पन्न हो जाती थी और कई बार वो रैयत को जमींदार के विरुद्ध भड़काकर विलम्ब करवा देते थे। यह विलम्ब जमींदार के लिए कुड़की लेकर आता था, यानी जो जोतदार जो होते थे वो जमींदार के जो अमला नाम के जो यानी जमींदार के कुछ अधिकारी थे जो गांव से टैक्स जमा करके लाते थे, उनको भड़का देते थे, उनसे लगान जो है या टैक्स है उनको एकत्र नहीं करने देते थे। इसके अलावा कई बार प्राकृतिक आपदा हो जाती थी। प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी, वो बेचारा शो में जमा नहीं कर पाता था। कौन? किसान। किसको? जमींदार को। फिर जो कई बार क्या होता था, जो किसान, जो छोटे किसान है, जो जमींदारों के यहाँ खेती बाड़ी करते थे, उनको भड़का दिया जाता था और वो जानबूझकर भी कई बार टैक्स नहीं दे पाते थे, जिससे उनकी जमीन की कुड़की हो जाती थी। कुड़की का मतलब होता है नीलामी होना, है ना भाई। किसी की प्रॉपर्टी की कुड़की कर ली गई है, कुड़की का मतलब होता है उसको जब्त कर लेना, उसकी फिर बाद में नीलामी करना। तो ये जमींदार से जोतदार करते थे। फिर नीलाम जमीन की खरीद। प्राय परंपरागत जमींदार समय पर अपना दे भू राजस्व जमा करवाने में असमर्थ रहते थे। यह स्थिति जोतदार की गिद्ध दृष्टि रहती थी, यानी अगर जमींदार समय पे टैक्स नहीं जमा कराया तो गिद्ध दृष्टि का मतलब तीखी नजर रखना, पूरी तरह से उसको अपने नजर में रखना, क्योंकि समय पर भुगतान न किए जाने के कारण जमींदार की जो ही जमीन नीलामी होती थी जोतदार ही खरीदता था। यानी जैसे उसकी जमीन नीलाम हो गई तो उसको सबसे पहले कौन खरीदता था? जोतदार। इससे क्या हुआ, इससे उनकी शक्ति में वृद्धि होती जा रही थी और जमींदारों की शक्ति का दुर्बल होना स्वाभाविक है। जमींदारों की जमीनें घट रही थी और उनकी कुड़की होने के कारण या उनकी जमीनों की नीलामी होने के कारण उस जमीन को जोतदार जब खरीद रहे थे या जोतदार उनको हड़प रहे थे, तो फिर क्या हो गया था कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे थे। उल्लेखनीय है कि जोतदारों का प्रभाव बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में ही अधिक था। पूर्वी व पश्चिमी बंगाल में छोटी जोतों वाले कृषक अधिक थे। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसानों जोतदारों की अपेक्षा जमींदारों का ही प्रभुत्व अधिक बना रहता था। फिर भी कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इस क्षेत्र में गांव के मुखिया तथा धनी किसानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे प्रभावशाली लोगों को कई स्थानों पर तो गांटीदार अथवा मंडल कहा जाता था, जबकि कई क्षेत्रों में इन्हें हवलदार के नाम से पुकारा जाता था। यानी जो नीलाम जमीन की जो खरीद हो रही थी उनमें जोतदार जो हैं उनका क्षेत्र ज्यादा हो गया था, ठीक है। और इससे फिर क्या हुआ, जो संपन्न किसान हैं वो जमींदारों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ताकतवर थे। गांव के कुछ मुखिया थे, धनी किसान थे, उनका प्रभाव भी ऐसे बढ़ गया था। इन प्रभावशाली लोगों को क्या कहा जाता था? तो मंडल, ठीक है। जैसे कई बार अपन देखते हैं जो बंगाल के जो लोग होते हैं उनका नाम होता है राजू मंडल, है ना, शिव मंडल। ये मंडल जो है ये उनकी जो पुरानी जो पदवी है वो चली आ रही है अभी। फिर उनके अभी तो हालांकि इतने ये धनवान नहीं है, वो सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन वो जो मंडल है वो वहां से ही शुरू हुआ था। और कई क्षेत्रों में उन्हें हवलदार के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपने यहाँ एक लंबड़दार प्रथा है
है ना, नंबरदार या लंबरदार जो अपन बोलते हैं हरियाणा में, जो उसमें कोर्ट वगैरह में बैठते हैं, या अपन जमीन वगैरह की रजिस्ट्री कराने जाते हैं जब इनकी जरूरत हमें पड़ती है ना, तो वही चीजें ये वहां पे चली आ रही थी। अब जमींदारों का प्रतिरोध और रणनीतियां। स्पष्ट है कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के लिए लाभ और संकट दोनों की संभावनाएं थी। जो स्थायी बंदोबस्त जो प्रथा चलाई गई थी उसमें जो जमींदार थे उनके लाभ भी थे और उनके साथ साथ संकट भी थे। पीछे हमने पढ़ा है ये क्या लाभ थी क्या हानियां थी, ठीक है। एक और ऊंची भू राजस्व की दर, उसकी निश्चित दिन तक वसूली का तरीका, दूसरी ओर जोतदार व अन्य संपन्न किसानों का विरोध जमींदार को संकट में डालता था। यानी दो तीन चीजें संकट थी। तो भाई क्या है, निश्चित समय तक यानी सूर्यास्त विधि थी, वहां तक उसको टैक्स देना ही होता था। दूसरा जो जोतदार होते थे या संपन्न किसान होते थे वो उनको किसी विरोध करके जमींदारों को संकट में डाल देते थे। उनकी जमींदारी तक नीलामी की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, परंतु जमींदार भी सरलता से इसके लिए तैयार नहीं हो पाता था। यानी वो अपने सभी हथकंडे अपनाता था। कौन? जमींदार। वह अपनी जमींदारी को बचाने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाते हुए प्रतिरोध करता था। कई बार उन्हें सफलता मिलती थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि जमींदार 1790 के दशक में संकट से निकल गया था। यानी 1790 का जो दशक था उसमें जो जमींदारों ने कुछ विरोध किया या कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए या कुछ ऐसी रणनीतियां अपनाई जिससे वो इनके जोतदारों के चंगुल से निकल गया था, वह किसी न किसी तरीके से अपनी जमींदारी बचा गया। वह बाद में उस सत्ता को सुदृढ़ बनाने में भी सफल रहा। कुछ समय बाद तो सरकार ने भी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को कुछ लचीला बना दिया। फलतः गांव में जमींदारों की सत्ता कमजोर नहीं पड़ी। यानी जो राजस्व देने की जो कुछ नियम थे, टैक्स देने के कुछ नियम थे, जैसे सूर्यास्त विधि हो गया या फिर ऊंचा राजस्व है या फिर फिक्स राजस्व है, उसमें सरकार ने क्या किया कि कुछ थोड़ी उसको लचीला बना दिया। भाई ठीक है, आप जैसे सूर्यास्त विधि को खत्म कर दिया कि ठीक है आप नहीं दे सकते तो अगली डेट उसको देख के जाते थे, तब तक जमा करा देना आप, तो उसको आसानी हो गई इस चीजों से। तो उनकी गांवों के अंदर जो प्रभुत्व था, जो अधिकार था, जो उनकी ताकत थी वो कम नहीं हुई। फिर क्या है, हमारे लिए जानना काफी रुचिकर रहेगा कि जमींदारों ने अपनी सत्ता और जमींदारी बचाने के लिए कैसे तिकड़मबाजी लगाई। सन 1813 में ब्रिटिश संसद के संदर्भ में प्रस्तुत की गई 5 रिपोर्ट से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जमींदारों द्वारा अपनाई गई कुछ रणनीतियों का परिचय इस प्रकार है। यानी जमींदारों ने ऐसा क्या किया था कि भाई आप उनको अपनी जमींदारी वो बचा गई। तो उसका जो पहला कारण था वो था बेनामी खरीदारी। बेनामी खरीदारी का मतलब क्या होता है वो इसमें देखेंगे हम। जमींदारों ने अपनी जमींदारी की भू संपदा बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथकंडा बेनामी खरीदारी का अपनाया। इससे प्राय जमींदार ने अपने ही आदमी नीलाम की गई संपत्तियों को महंगी बोली देकर खरीद लेते थे और फिर देय राशि सरकार को नहीं देते थे। ऐसी बेईमानी सौदों का विस्तृत विवरण वर्धमान के राजा की जमींदारी में मिलते हैं। इस राजा ने सबसे पहले तो जमींदारी का कुछ भाग अपनी माता के नाम कर दिया था, क्योंकि कंपनी ने यह घोषित कर रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। दूसरा, जानबूझकर भू राजस्व सरकार के खजाने में जमा नहीं करवाया। फलतः बकाया राशि में वृद्धि होती रही और अंत नीलामी की नौबत आई तो राजा ने अपने ही कुछ आदमियों को बोली के लिए खड़ा कर दिया और उससे उन्होंने अधिक बोली देकर संपत्ति को खरीद लिया और फिर खरीद की राशि सरकार को देने से मना कर दिया। यानी ये चालाकी करी थी। सबसे पहले तो जो जमीन थी वो महिलाओं के नाम करा दिया, ठीक है, अपनी माँ के नाम या अपनी पत्नी के नाम के नहीं, मतलब जो भी थे उनके नाम इन्होंने जमीनें करवा दी। अब सरकार क्या है कि अगर किसी लेडीज के नाम कोई संपत्ति होती थी तो उसको वो नहीं खरीद पाते थे। तो ये एक तो ये इन्होंने चालाकी अपनाई ताकि वो जमीन इनकी बची रही। दूसरी ये थी जब जो जमीन होती थी, अगर कोई किसान टैक्स नहीं चुका पा रहा है, राजस्व नहीं चुका पा रहा है, तो उसकी बोली लगती थी जमीन की। तो राजा क्या करता था, अपने ही व्यक्तियों को खड़ा कर देता था। जैसे 5 आदमी खड़े कर दिए, किसी ने उस जमीन का 100 रुपए लगाया, किसी ने 200 लगाया, किसी ने 400 लगाया, किसी ने 500 लगाया। उस समय ये 400-500 जो रुपए हैं ये लाखों, आज के लाखों रुपए से भी अधिक होते थे। तो राजा क्या करता था कि जितने भी जो 5 आदमी फिक्स होता था, उनकी जो बोली लगा रहे हैं जमीन खरीदने के लिए, उनसे ज्यादा बोली लगा करके उस जमीन को खरीद लेता था और जो उसका राजस्व था वो सरकार में जमा नहीं कराता था। तो एक तो ये चालाकी चली थी इसने। फिर आगे क्या है, फलतः बकाया राशि वृद्धि होती रही, अंततः नीलामी की नौबत आ गई तो राजा ने अपने ही कुछ, अच्छा ये तो पढ़ लिया, ठीक है, सरकार को पुनः उस जमीन की नीलामी करनी पड़ी और इस बार जमींदार के दूसरे एजेंटों ने वैसा ही किया और सरकार को फिर राशि जमा नहीं कराई। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती रही जब तक सरकार और बोली लगाने वाले दोनों ही हार नहीं मान ली। बोली लगाने वाले नीलामी के समय आना छोड़ गए। अंततः सरकार को यह संपदा कम कीमत पर पुनः उसी राजा यानी वर्धमान के जमींदार को ही देनी पड़ी। और लेकिन यह तरीका केवल वर्धमान के ही जमींदार ने नहीं अपनाया था, बल्कि बेनामी खरीदारों को सारे अन्य भू संपदा बचाने वाले और भी जमींदार थे
उल्लेखनीय है कि 1790 के दशक में बंगाल की 12 बड़ी जमींदारियां थी। स्थायी बंदोबस्त लागू होने से पहले 8 वर्षों में इन्होंने उत्तरी बंगाल के वर्धमान सहित 4 जमींदारियों की बहुत सी संपत्ति नीलाम हुई, लेकिन जितने सौदे हुए उनमें 85% असली थे। सरकार को कुल मिलाकर इसमें 30 लाख की प्राप्ति हुई। यानी इन्होंने क्या किया कि जैसे जो टैक्स चुकाना होता था या फिर कुछ जैसे जमीन की जो नीलामी करनी होती थी, वो जो पैसा था वो सरकार को जमा नहीं करते थे। और इसके अलावा इन्होंने मतलब ये प्रक्रिया इतनी बार बार की कि लोग इससे ऊब गए थे। सरकार है वो उन्होंने हार मान ली थी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, बोली लगाने वाले ने और सरकार ने, दोनों ने हार मान ली थी। फिर क्या हुआ कि जो ये अपनी भू संपदा है, जो अपनी जमीन है, उसको ये बेनामी संपत्ति या बेनामी खरीदारों को सारे बचाने में सफल हो गए। 1790 के दशक में जो बंगाल है उसके पास कितनी जमींदारियां थी? 12 जमींदारियां थी। तो इनमें से उत्तरी बंगाल के वर्धमान से 4 जमींदारियों की बहुत संपत्ति नीलाम कर ली, लेकिन जितने सौदे उनमें से 85% असली थी। यानी 85% सौदे इन्होंने असली किए और सरकार को कुल मिलाकर इसमें 30 लाख की प्राप्ति हुई थी। बाकी जो चीजें बच गई थी वो सब राजाओं के पास या जमींदारों के पास बच गई थी। तो इसका पहला पॉइंट था बेनामी खरीदारी, जिससे जमींदार अपनी जमींदारी बचाने में सफल हुए। दूसरा है जमीन के कब्जे की समस्या, इसको हम कल पढ़ेंगे। ये वो रणनीतियां हैं जो जमींदार जिससे अपनी जमीनों को बचाने में और अपने पास जमींदारी रखने में सफल हुए थे। और अगला हिस्सा इसका हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।